जेईई और नीट एग्जामिनेशन की इस क्रैश कोर्स सीरीज के अंदर आज हम सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम में से क्या क्या तैयार करना है और कैसे तैयार करना है। आपको यह भी बताया जाएगा कि कितना पोर्शन है जो आप इसमें से लर्न करेंगे और किस तरह से क्या पूरा डेरिवेशन करना होगा या एक फार्मूला करना होगा या उसके बेसिस पे कैसे आपको प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन यहाँ सुनने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम इतना जान लें कि इक्विलिब्रियम चैप्टर दो पोर्शन में डिवाइडेड होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो शुरुआत करते हैं इक्विलिब्रियम के मीनिंग से। देखिए, हम एक बात को जानते हैं कि हमारे पास सपोज रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी। अगर रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट दे रहा है इसे फॉरवर्ड रिएक्शन कहा जाता है, और अगर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट दे देता है इसे बैकवर्ड रिएक्शन कहा जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, और एक वो कंडीशन जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाती है, आइडेंटिकल हो जाती है, उसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम की हम सबसे पहली कंडीशन जान लें। इट इज द सिचुएशन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction। इस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम के नाम से पहचाना जाता है, इसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अगर इस प्रोसेस के दौरान सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बदल रहा है, तो उसे हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर केमिकल चेंज हो रहा है यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, इसे केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से पहचाना जाता है। तो इक्विलिब्रियम फिजिकल हो सकता है या केमिकल हो सकता है, ये भी याद रखो। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। आप चाहे ए और बी लेते हैं, पड़ा रहने देते हैं, थोड़े समय बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, या आप चाहे सी और डी लेते हैं, उनको आपस में रिएक्ट होने देते हैं, तो अभी यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो अगला पॉइंट जो लर्न करना है, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, ये आपको याद रखना चाहिए। इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन का रेशो, इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ? इट इज द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। यानी कोई भी रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रेज टू द पावर कोफिशिएंट, इस रेशो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि ये कब होना चाहिए? एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन इनका रेशो। अब जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, अगर इसके लिए हम वैल्यू लिखें K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, concentration of D, coefficient 1 divided by concentration of A, concentration of B at equilibrium, ये कहेंगे। तो क्योंकि यहां पर हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, इसे हम Kc से रिप्रेजेंट करेंगे, Kc कहा जाएगा। तो Kc क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कि इक्विलिब्रियम के वक्त प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का क्या रेशियो है। ऐसा ही रेशो हम क्यू की टर्म में भी बताते हैं, एंड दिस इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो एट एनी टाइम। यानी अगर हम यहां प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो एट एनी टाइम लेते हैं, चाहे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है चाहे नहीं हुआ, किसी भी वक्त अगर लेते हैं, तो इसे कंसंट्रेशन क्वोशिएंट या क्यूसी के नाम से पहचाना जाएगा। तो केसी और क्यूसी में फर्क क्या हुआ? दोनों ही रेशो हैं, बट क्यूसी एट एनी टाइम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम ये रहेगा। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, केसी क्यूसी के बराबर कब होगा, आइडेंटिकल कब होगा, तो आपका जवाब होगा एट इक्विलिब्रियम केसी विल बी इक्वल टू क्यूसी। ये क्यूसी के बराबर होगा, आइडेंटिकल होगा, ऐसा यहां पर कह सकते हैं। तो इस तरीके से केसी और क्यूसी के बीच का डिफरेंस जान लें। अब अगर हमारी यही रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही है, गैसियस फेज में यहां पर गैसेस प्रेजेंट है। अब गैसेस के केस में ध्यान रखिएगा,
गैसेस की कंसंट्रेशन भी होती है, गैसेस का प्रेशर भी होता है। आपको मालूम होना चाहिए गैसेस के केस में कंसंट्रेशन भी मेजर कर सकते हैं और प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, यानी गैसेस के लिए केसी और क्यूसी भी बताया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम प्रेशर कंसीडर करते हैं तो उसे केपी कहा जाएगा। तो केपी का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसेस, और ये बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट प्रेशर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ डी रेज टू दी पावर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हो गया प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। सो वी कैन से अगर हम कंसंट्रेशन का रेशियो ले रहे हैं केसी और अगर प्रेशर का रेशियो ले रहे हैं उसे केपी के नाम से जाना जाएगा। और अगर इसी रेशियो को हम एट एनी टाइम बात करते हैं, प्रेशर ऑफ सी प्रेशर ऑफ डी प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ बी एट एनी टाइम, इसे हम क्यूपी के नाम से पहचानेंगे। तो क्यूपी हुआ कंसंट्रेशन क्वोशिएंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और इसे प्रेशर क्वोशिएंट भी कहा जा सकता है। केपी हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये तो मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफरेंट टाइप बताई। अब यहां आपके होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ kx एंड qx। kx और qx क्या होगा ये जरा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बुक के अंदर कुछ ढूंढेंगे, दो चार नई बातें मालूम पड़ेगी और आप ही को इससे हेल्प रहेगी, तो ये यहां बताने की कोशिश कीजिएगा ना। अब आपको सीखना है इनमें रिलेशन क्या होता है। अभी तक हम बता चुके हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं, कितने तरह का है, केसी का एक्सप्रेशन आ चुका है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट, केपी बता चुके हैं, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। अब जानना है कि इनमें रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन याद रखो, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी। अब इसे डिराइव करने की जरूरत तो है नहीं आपको, डायरेक्ट याद करो कि केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी क्या होगा, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन में कितने गैसियस प्रोडक्ट हैं, कितने गैसियस रिएक्टेंट हैं, इनके नंबर ऑफ मोल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डेल्टा एन जी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ए गैस ट्वाइस बी गैस गिव्स यू AB2 गैस। यहां डेल्टा एन जी क्या रहेगा, डेल्टा एन जी विल बी इक्वल टू गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट एक ही है, गैसियस रिएक्टेंट दो हैं, सो 1 - 3 - 2 डेल्टा एन जी। पुट द वैल्यू, तो रिलेशन क्या हो गया, केपी केसी आर टी पावर -2। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि इनमें रेशियो क्या होगा एटसेट्रा। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज आपके पास रिएक्शन है मीथेन गैसियस ट्वाइस O2 CO2 गैसियस ट्वाइस H2O लिक्विड। मीथेन का कंबशन रूम टेम्परेचर पे हो रहा है और रूम टेम्परेचर पे वाटर एक लिक्विड है। अगर यहां पर हमें डेल्टा एनजी को देखना है तो गैसियस प्रोडक्ट लेने हैं, गैसियस रिएक्टेंट। यहां ये लिक्विड है, लिक्विड को कंसीडर नहीं करेंगे, तो गैसियस प्रोडक्ट 1 और ये 2 + 1 3, यानी ये कितना आएगा -2। सो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर -2। ये केपी और केसी का रिलेशन यहां पर बनेगा। अब ऐसे ही अगर मैं इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे ना लेके इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लेता हूं, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं जानता हूं कि वाटर एक गैसियस सब्सटेंस होता है। और अब अगर मैं डेल्टा एनजी देखता हूं, जितने भी गैसियस हैं प्रोडक्ट में हैं 3, रिएक्टेंट में 3, कितना 0। सो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर 0, यानी आई कैन से केपी इज इक्वल टू केसी।
तो केपी और केसी का रिलेशन बताना है और आपको ये भी पता होना चाहिए व्हेन केपी विल बी इक्वल टू केसी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, केपी केसी के इक्वल कब होगा। तो एक तो हमारे पास जवाब होगा कि भाई जब कोई गैस ही ना हो, अगर गैस नहीं होगी तो डेल्टा एनजी जीरो होगा, डेल्टा एनजी जीरो होगा तो वी कैन से केपी इज इक्वल टू केसी। अब वहां पर हम कहें तो केपी का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा क्योंकि कोई गैस ही नहीं है। अगर गैसेस हैं तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल हैं उस वक्त ये जीरो होगा और केपी इज इक्वल टू केसी। तो दो जवाब में से बेटर आंसर होगा व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर इक्वल, इन दैट केस केपी विल बी इक्वल टू केसी। ये यहां पर हम कह पाएंगे, ये यहां जवाब दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको केपी और केसी के बारे में जानना है। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त न्यूमेरिकल्स में आप ध्यान रखेंगे आपको आर की यूनिट 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल कंसीडर करनी है। डेल्टा एनजी बता ही दिया, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। तो अगर आपको केपी पता है तो आप केसी निकाल सकते हैं, केसी पता है तो केपी बता सकते हैं। इस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा। सपोज आपसे कहा जाता है कि आपके पास हाइड्रोजन गैस I2 सॉलिड ट्वाइस HI गैस गिवन है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके लिए केसी दिया गया है 2 × 10⁻⁴ केपी बताना है क्या होगा। केसी गिवन है, केपी बताना है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास केसी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू क्या लेंगे 0.0821, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, केल्विन में बदल लेंगे। डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया गैसियस प्रोडक्ट 2, सॉलिड है नहीं लेना, -1 तो ये कितना आएगा 1। तो डेल्टा एनजी 1 हो गया, टेम्परेचर आपके पास 27 केल्विन में बदल लेंगे, आर की वैल्यू है, केसी है और इस तरह से आप केपी यहां पर बता पाएंगे। तो ऐसा हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कितने तरह का होता है, एक्सेट्रा। ये कुछ बातें यहां सीखी। केपी और केसी के बारे में यहां हमने रिलेशन सीखा ना। एक और चीज ध्यान रखें, किसी रिएक्शन के लिए अगर वैल्यू ऑफ के इज ग्रेटर देन क्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन क्वोशिएंट से अगर ज्यादा आता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर वैल्यू ऑफ क्यू ग्रेटर देन के, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू के, रिएक्शन वहां इक्विलिब्रियम में होगी। इंपॉर्टेंट मार्क करना है कि हम कंसंट्रेशन क्वोशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, एटसेट्रा। तो इनकी वैल्यूज को देख के फॉरवर्ड बैकवर्ड के बारे में बताया जा सकता है। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम की तैयारी करते रहिए, जो बातें बताएं अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए और उन शॉर्ट नोट्स से प्रिपरेशन कीजिए। चाहे आप जेईई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट एग्जामिनेशन की, इस तरह से इतने पोर्शन इस वीडियो के अंदर आपको बताए गए। अब इक्विलिब्रियम जो हम सीख रहे थे उसके इस वीडियो के अंदर हम कुछ अलग से एक्सप्रेशन सीखेंगे। आजकल आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुछ अलग एक्सप्रेशन दिए जाते हैं। कुछ आपसे पूछा जाता है कि आप मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे वगैरह। तो इन एक्सप्रेशन को डिराइव करने का मैं मेथड बताता हूं। इनका यूज न्यूमेरिकल में भी किया जा सकता है और ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन के तौर पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस 10 इयर्स के अगर आप क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली ऐसे काफी क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे। इक्विलिब्रियम आपके हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे जेईई हो, नीट हो, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हो, हर एक में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। तो हम आपको एक एग्जांपल सिखाते हैं और बाकी के भी इसी तरह से किए जाएंगे। सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम अपनी तरह से, अपनी मर्जी से इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं कि H2 + I2 gives you twice HI। ये रिएक्शन लिया, टोटल वॉल्यूम हमारे पास V लीटर है, ये मान लिया। लेट इनिशियल मोल्स A, इनिशियल मोल्स B और रिएक्शन नहीं हुई तो ये कितना हो गया 0। तो इनिशियल मोल्स टोटल कितने हो गए A + B हमारे पास, ये हम कह सकते हैं
एट इक्विलिब्रियम सपोज इसमें से x अमाउंट डिसोसिएट होता है, इसमें से x अमाउंट डिसोसिएट होता है, वी कैन से अगर 1 मोल इसका रिएक्ट करता है तो 1 ही मोल इसका रिएक्ट करता है। अगर इसमें से x डिसोसिएट हुआ तो यहां से भी x डिसोसिएट होगा। अगर 1 मोल इसका रिएक्ट करता है तो 1 मोल इसका रिएक्ट करता है। अगर x इसमें से गया तो x यहां से गया। अगर 1 मोल इसका रिएक्ट करता है तो 2 मोल इसके बनते हैं। अगर x यहां से टूटा तो ये कितना बनेगा, 2x। और अगर मैं आपसे पूछूं टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इनको अगर आप सॉल्व करेंगे a प्लस b, ये आपके पास टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगी। तो टोटल मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जितने भी इंडिविजुअल के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको ऐड कर लिया और इस तरह से टोटल मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। अब मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, जैसे H2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं A माइनस एक्स, टोटल मोल्स हैं A प्लस बी, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ये H2 का मोल फ्रैक्शन हो गया। कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, आपसे कहेंगे कि यहां बताओ H2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो एक्सप्रेशन अगर पता हो, इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो, कितना स्प्लिट हुआ ये पता हो, आप बता सकते हैं। I2 का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल, ये यहां से हो गया। HI 2x अपॉन टोटल, ये यहां से ऐसे बताया जाएगा। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं। कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो वॉल्यूम हमने माना था V लीटर, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हो गई H2 की कंसंट्रेशन। I2 की कंसंट्रेशन B माइनस एक्स बाय V, ये I2 की कंसंट्रेशन, और यहाँ 2x बाय V, ये है HI की कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हमने निकाल ली क्या होती है। अब बारी है पार्शियल प्रेशर की। अगर क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर याद रहा हो तो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ के अंदर हम पढ़ा करते थे। तो यहां पर अप्लाई करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये रहा A माइनस एक्स A प्लस बी, और P टोटल, लेट्स P है हमारे पास टोटल प्रेशर। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 मोल फ्रैक्शन B माइनस एक्स A प्लस बी इंटू P टोटल, ये यहाँ P टोटल हो जाएगा। और अगर HI का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल, इस तरह से ये अलग अलग एक्सप्रेशन की बेसिस पे पिछले 5-7 सालों में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। कोई भी रिएक्शन दे देंगे, कहेंगे बताओ HI का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। डायरेक्ट नहीं बता सकते आपको एक्सप्रेशन आना चाहिए, और ये बेसिक सीखने के बाद फिर आप बता सकते हो। HI की कंसंट्रेशन क्या होगी, आप ये बता सकते हो। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, आप ये बता सकते हो। अब यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको Kc बताना है क्या होगा। अब Kc याद है ना क्या था, Kc था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कोफिशिएंट। प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसके रेशियो को Kc कहा जाता है। यहां पर प्रोडक्ट में है HI, सो आई कैन से HI कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2 एंड I2 कंसंट्रेशन। HI की कंसंट्रेशन क्या है ढूंढो, ये है कंसंट्रेशन। तो HI की कंसंट्रेशन होगी 2x बाय V पावर 2। H2 की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स बाय V, और I2 की कंसंट्रेशन B माइनस एक्स बाय V। और इस तरीके से V से V कैंसल आउट हो जाएंगे, और Kc रहेगा 2x स्क्वायर A माइनस एक्स B माइनस एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप यहां Kc बता सकते हैं, Kc क्या रहा होगा ये बताया जा सकता है। ऐसे ही आप Kp भी बता सकते हैं, और Kp किस तरह से बताएंगे,
आप जानते हैं केपी किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है, एच आई, प्रेशर ऑफ एच आई डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ I। अब ढूंढो पार्शियल प्रेशर कहां है, ये सभी हैं आपके पास पार्शियल प्रेशर। HI का पार्शियल प्रेशर ये रहा, तो अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 2x a प्लस बी पी टोटल पावर 2, और फिर H2 का पार्शियल प्रेशर a माइनस एक्स a प्लस बी इंटू पी, और ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 b माइनस एक्स a प्लस बी, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू कैन अंडरस्टैंड a प्लस बी ये कैंसल आउट हो जाएगा, प्रेशर कैंसल आउट हो जाएगा, और सॉल्व करके 2x स्क्वायर a माइनस एक्स b माइनस एक्स ये रहेगा, यानी जो Kp था वही Kc आएगा, जो Kp था वही Kc। और ऐसा आप समझ भी सकते हो, हमने रिलेशन सिखाया था Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। क्या है डेल्टा Ng? डेल्टा Ng बताया था नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। डेल्टा Ng कितना आएगा, 0। अगर डेल्टा Ng 0 आता है तो Kp इज इक्वल टू Kc। इस तरीके से आप यहां ये सारी बातें याद रखो। इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये बहुत खास बात है कि आपको एक्सप्रेशन आने चाहिए, एक्सप्रेशन आने बहुत जरूरी है। अब कैसे कैसे एक एक सीक्वेंस में जाके अगर करेंगे तभी आप ऐसे मुश्किल क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। कुछ जगह ट्रिक्स चलती हैं, कुछ जगह बेसिक्स चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिक्स आपके मजबूत होने चाहिए। अगर बेसिक्स स्ट्रांग हैं तभी आप इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ट्रिक से यहां बात नहीं बनेगी, आपको ये सभी चीजें फाइंड आउट करनी आनी होंगी, तभी आप यहां पर बता पाएंगे। अब मैं यहां पर आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, आपने उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। सबसे पहले मैं यहां पर एक हिंट और दे देता हूं आपको। जैसे अब मैं कहता हूं ये रिएक्शन हमने ऐसे मान ली कि ये रिएक्शन उल्टी हो रही है, H2 प्लस I2 की बजाय हमने खुद कंसिडर कर लिया ट्वाइस HI H2 प्लस I2। ये एग्जामिनर पे डिपेंड है, वो रिएक्शन कैसे देंगे। आपको मेथड आना चाहिए, अगर मेथड क्लियर है तो आप जवाब दे पाएंगे। लेट इसके इनिशियल मोल कितने मान लिए, A, रिएक्टेंट नहीं हुई 0 0, इसमें से इक्विलिब्रियम पे X टूट गया। अगर X टूट गया तो समझ पाओगे, अगर ये 2 मोल रिएक्ट करता है तो ये कितना बनता है, 1 मोल। 2 मोल रिएक्ट करता है 1 मोल बनता है, यानी हाफ बनता है। अगर X टूटा तो कितने बनेगा, x/2। 2 मोल रिएक्ट करता है तो 1 बनता है, अगर X टूटेगा तो कितना बनेगा, x/2। और इस तरह से आप टोटल मोल्स निकाल सकते हैं, कितने आएंगे। टोटल मोल्स आ गए तो फिर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल। कंसंट्रेशन जैसा कि पिछले एग्जांपल में सिखाया, पार्शियल प्रेशर जैसा सिखाया, Kc और Kp जिस तरह से सिखाया उसी तरह से यहां पर आपको करना होगा। तो ऐसे इन 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, बात बन जाएगी, आसानी से इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे, ये हो सकता है। तो ये था इक्विलिब्रियम में रिएक्शन इक्वेशन बेसिस पे आने वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसको करने का मेथड, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ये बेटर से बेस्ट होता जाएगा। ऑल द बेस्ट, देखते रहिए आगे आने वाले वीडियोस में और भी इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। जेई और नीट एग्जामिनेशन में इक्विलिब्रियम के बेसिस पे एक और खास तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन खास तरह की प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से बड़े ट्रिक के जरिए आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये खास तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि आपको इस तरह से रिएक्शन दे दी जाएंगी और आपसे कहेंगे बताएं कि आप कैसे मैक्सिमम प्रोडक्ट बता सकते हैं, या आपसे ये कहा जाएगा कि आपको कुछ ऐसा करना है, भाई टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर डिक्रीज किया, कोई भी कंडीशन अगर हमने चेंज की तो आपको बताना है कि ये किस तरफ शिफ्ट होगी, प्रोडक्ट में जाएगी, रिएक्टेंट में जाएगी, एटसेट्रा। तो आइए पहले बात करते हैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक प्रिंसिपल है ली चैटलियर प्रिंसिपल, और ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक इक्विलिब्रियम
अपने इक्विलिब्रियम की स्टेट में ही रहना चाहता है। अगर आप उसे कुछ चेंज करते हैं तो वो उस चेंज के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इक्विलिब्रियम अपने इक्विलिब्रियम की स्टेट में ही रहना चाहता है और अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करता है। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल को सिंपल भाषा में कहा जा सकता है। यानी अगर आपसे कहें कंसंट्रेशन का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, यानी आप रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं, आप रिएक्टेंट रिमूव कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का अगर चेंज कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कुछ बातें सीधी सी कि फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन दो कंडीशन में होगी। नंबर 1, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, आप और ज्यादा रिएक्टेंट मिला दें, और ज्यादा रिएक्टेंट मिलाएंगे तो इक्विलिब्रियम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा यानी फॉरवर्ड में, या आप वहां से प्रोडक्ट को रिमूव कर दें। आइदर इंक्रीज द रिएक्टेंट और रिमूव द प्रोडक्ट तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। बैकवर्ड रिएक्शन कब होगी? बैकवर्ड रिएक्शन या तो आप और ज्यादा प्रोडक्ट ऐड कर दो, अगर आप प्रोडक्ट बाहर से ऐड करते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, या आप रिएक्टेंट्स को रिमूव करते हो तो भी यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। इस तरह से आप कंसंट्रेशन के इफेक्ट को समझेंगे। दूसरा, आपने टेम्परेचर का इफेक्ट जानना है जो ये कहता है लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी भी इक्विलिब्रियम पे आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की तरफ शिफ्ट होगा। ये आप यहां से डायरेक्टली याद रखो। तीसरा है आपके पास प्रेशर। प्रेशर के लिए आप ध्यान रखें गैसियस रिएक्शन पे इसका इफेक्ट होगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, हाई प्रेशर, इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम हायर नंबर ऑफ मोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये बात यहां से याद रखिएगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं फर्स्ट रिएक्शन की तरफ ध्यान दें, N2H2 twice NH3, आपको बताना है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। हाउ कैन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी फॉरवर्ड जाना है तो फॉरवर्ड जाने के लिए क्या क्या करना होगा, कंसंट्रेशन के बारे में बताना है, टेम्परेचर बताना है, प्रेशर बताना है। फॉरवर्ड जाना है तो कब कब जाएंगे, या तो रिएक्टेंट का अमाउंट इंक्रीज कर दो या प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी रिमूव कर दो, ये आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर क्या करें, डिक्रीज करें, इंक्रीज करें। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक में रिएक्शन तभी होगी जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो हम कहेंगे लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड। प्रेशर का क्या करें, यहां 4 मोल्स हैं, यहां 2 हैं, टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल जाना है तो हमें प्रेशर इंक्रीज करना होगा, हाई प्रेशर करना होगा। सो द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। कंसंट्रेशन के बारे में बात क्योंकि फिक्स रहती है तो इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते, आपसे टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पूछेंगे, आप बता सकते हैं। अब जरा सेकेंड रिएक्शन पे ध्यान दो। सेकेंड रिएक्शन में यील्ड बढ़ानी है तो क्या करेंगे, कंसंट्रेशन या तो रिएक्टेंट की इंक्रीज कर दो या प्रोडक्ट को रिमूव कर दो। टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम कहेंगे लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। और फिर प्रेशर, यहां 1.5 मोल, लेस नंबर ऑफ मोल जाना है तो प्रेशर हमें क्या करना होगा, हाई। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ानी है, कैसे इंक्रीज करेंगे। अब दूसरा देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे, भाई रिएक्शन है N2 thrice H2 twice NH3, डेल्टा H गिवन है -92 किलोजूल, डेल्टा N गिवन है। अब आपसे कहा कि बताओ इनका चेंज क्या होगा। हमने बाहर से N2 में लाया, इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज होगा। हमने अमोनिया को रिमूव कर दिया, क्या चेंज होगा।
हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या चेंज होगा? हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया, क्या चेंज होगा? हमने टेम्परेचर लो कर दिया, क्या चेंज होगा? अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। और हमने HCl ऐड किया, बताएं इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज होगा? तो आप समझ पाएंगे कि एडिशन ऑफ N2 यानी N2 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड। तो आपका जवाब होगा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अमोनिया रिमूव्ड, प्रोडक्ट हटाएंगे। अगर प्रोडक्ट हटाएंगे तो अभी रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक को फेवर करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड होगी एंडोथर्मिक। हमेशा फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड होगी एंडोथर्मिक। तो हाई टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक यानी बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। प्रेशर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, लो प्रेशर हायर नंबर ऑफ मोल, प्रेशर डिक्रीज करने पे हायर नंबर ऑफ मोल की तरफ, यहां 2 मोल यहां 4 मोल, सो वी कैन से बैकवर्ड रिएक्शन। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक कहां है? फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड। HCl एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि अगर हम HCl ऐड करते हैं, अब HCl ना तो रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, तो HCl का डायरेक्ट इफेक्ट तो होगा नहीं। तो HCl का इफेक्ट हम किस तरह से बताएंगे, इसको भी जान लें। HCl क्या करेगा? HCl अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। अमोनिया और HCl रिएक्ट करेंगे और ये NH4Cl बना देगा। अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करेगा, NH4Cl बनाएगा और इस तरह से अमोनिया हट जाएगा। और अगर अमोनिया यहां से रिमूव हो जाएगा, सो वी कैन से प्रोडक्ट हटेगा। और अगर प्रोडक्ट हटेगा तो रिएक्शन कहां होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो एडिशन ऑफ HCl से प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट के रिमूव होने से रिएक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इस तरीके से आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल डेफिनेशन बता ही दी कि इक्विलिब्रियम खुद को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता। आप जिस डायरेक्शन में उसमें कोई चेंज लाते हैं उसके ऑपोजिट जाता है। कंसंट्रेशन से फॉरवर्ड बैकवर्ड को कैसे कंट्रोल करेंगे, टेम्परेचर्स का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, एटसेट्रा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एक जगह आप गलती करते हैं। सपोज मैंने ये रिएक्शन दे दिया आपको और यहां कह दिया 150 किलो जूल। अब आपसे पूछा बताएं हाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहां जाती है? लो टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक, हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक। अब हाई टेम्परेचर देखते ही हम कहेंगे एंडोथर्मिक, और यहां पर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं +150, तो +150 अगर वो देखेंगे तुरंत कहेंगे ये तो एंडोथर्मिक है। समझना होगा आपको कि यहां पर रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, प्रोडक्ट और इतनी हीट बाहर निकल रही है। ये +150 दिया गया है, लेकिन अगर इसी को हम डेल्टा H की टर्म में लिखेंगे तो ये -150 लिखा जाएगा। यहां डेल्टा H नहीं लिखा हुआ। यहां कहने का मतलब है रिएक्टेंट कंबाइन हुए, प्रोडक्ट बना और इतनी एनर्जी बाहर निकली, और एनर्जी जो बाहर निकलती है आगे नेगेटिव साइन होता है, तो डेल्टा H यहां पर नेगेटिव हो गया, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एंडो है, तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन एंडोथर्मिक की तरफ शिफ्ट होती है, और एंडोथर्मिक कहां है? बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इस तरह से इक्वेशन और इक्विलिब्रियम के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछते हैं हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्या कारण है? कुछ इसी तरह का कारण है। मॉइस्चर होती है तो हमें पसीना बहुत आता है, क्या कारण है? कुछ इसी तरह का कारण है। तो इस तरह से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों।